गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा में जो अपना विषय चल रहा था वो चल रहा था भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। और पीछे की कक्षा में मैंने आप लोगों को ये जो भूमि से संबंधित कुछ बातें आपको बताई थी कि किस प्रकार हम जो है भूमि का उपयोग करते हैं और किस तरह से भूमि का दुरुपयोग वर्तमान में किया जा रहा है और भूमि संरक्षण की क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। अब हम इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हैं। हम पीछे की जो कक्षा में जो बिंदु था उससे आगे कर रहे हैं भूमि संसाधन संरक्षण। तो आज हम भूमि संसाधन संरक्षण ये बिंदु लेते हैं। पीछे की कक्षा में हमने ये पढ़ लिया था कि वर्तमान में हम लोगों ने भूमि का दुरुपयोग किस तरह से किया है, यानी भूमि किस तरह से भूमि का निम्नीकरण होता जा रहा है, किस तरह से जो पर्यावरण प्रदूषण होता जा रहा है, वनों का कटाव होता जा रहा है, मरुस्थल का प्रसार बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रही है? ये भूमि जो संसाधन है उसका दुरुपयोग होने से हो रही है। तो अब हमें भूमि संसाधन का संरक्षण, संरक्षण का मतलब क्या होता है? इसका बचाव, इसकी रक्षा किस तरह से करनी होगी और इसके लिए हमें कौन से उपायों को अपनाना होगा। तो हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण और बढ़ते औद्योगिकरण के कारण भी ये जो भूमि संसाधन है इसका बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो रहा है? दुरुपयोग हो रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है भूमि की जो मांग है वो भी बढ़ती जाती है और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो औद्योगिकरण है उसका विस्तार हो रहा है। तो धीरे धीरे औद्योगिकरण के विस्तार के कारण जो भूमि का निम्नीकरण होता जा रहा है वो बढ़ता जा रहा है। वनों का हम दिन प्रतिदिन कटाव करते हैं तो ये मरुस्थल को बढ़ावा देते हैं, तो मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है। तो ये सारे जो मुख्य कारण आ रहे हैं ये किसके आ रहे हैं? भूमि संसाधन के जो निम्नीकरण के या उसके ह्रास के कारण आते जा रहे हैं। तो हमें इस संसाधन को, पहले भी मैंने कहा था कि भूमि जो संसाधन एक प्राकृतिक और अनमोल और श्रेष्ठ संसाधन है, तो इसके हमें दुरुपयोग को रोकना पड़ेगा और इसके लिए हम इन संसाधनों का क्या करना पड़ेगा? संरक्षण करना पड़ेगा। तो हमें वर्तमान विनाश की दर, यानी भूमि का जो वर्तमान में विनाश हो रहा है उसकी दर को रोकना होगा। तो वर्तमान विनाश की दर को रोकना होगा। वर्तमान विनाश की दर को क्या होगा? रोकना होगा। और विनाश की ये दर किस तरह से रुकेगी? तो पहला इसका जो चरण हम उठाएंगे वो उठाएंगे वन रोपण। देखिए ये प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा कि भूमि संसाधन संरक्षण के उपाय बताइए। हमारे पास ये प्रश्न किस रूप में आएगा कि भूमि जो संसाधन है उसका वर्तमान में बहुत ज्यादा ह्रास होता जा रहा है, तो इसके संरक्षण के उपाय बताइए। तो पहला जो उपाय है वो है वन रोपण। वन रोपण का तात्पर्य क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वनों को क्या करना पड़ेगा? रोपना या लगाना पड़ेगा, वना रोपण ज्यादा करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अधिक संख्या में, वनारोपण का मतलब क्या है? अधिक संख्या में वृक्ष लगाना, ये वनारोपण हो गया, यानी वनीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरा जो है भूमि उद्धार। दूसरा उपाय है भूमि उद्धार। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि वर्तमान में जो भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, यानी किस तरह से हो रहा है? वनों के कटने से हो रहा है, रासायनिक खादों की वजह से हो रहा है, अत्यधिक सिंचाई से हो रहा है। तो हमें दूसरा क्या होगा? भूमि उद्धार पर जोर देना पड़ेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा जो भूमि है उसे सदुपयोग करें, उसके ह्रास पर नियंत्रण रखें। तीसरा जो उपाय हमें अपनाना है वो रासायनिक कीटनाशकों, रासायनिक जो कीटनाशक है वह जो उर्वरक खादें हैं वह उर्वरक खादों के उपयोग पर नियंत्रण। ये किस तरह से होगा कि वर्तमान में हम लोग क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा मात्रा में रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं और रासायनिक खादों के उपयोग के कारण क्या हो गया कि जो भूमि की ऊपरी परत है, भूमि की जो ऊपरी परत होती है ना, वो धीरे धीरे उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो खत्म होती जा रही है।
और इस उर्वरक क्षमता के खत्म होने के कारण भूमि धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। अब यहाँ कई ऐसे राज्य, जैसे हम बात करते हैं हरियाणा की बात करते हैं, हम उड़ीसा की इनकी बात करते हैं, तो इनमें बहुत ज्यादा रासायनिक खादों का उपयोग किया गया है, जिसके कारण भूमि की जो उर्वरक क्षमता है, ऊपर वाली जो भूमि है वो बंजर हो गई है। अब ये उससे ज्यादा, यानी बंजर भूमि में और अधिक उत्पादन करने के लिए और ज्यादा रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे फर्क क्या पड़ा, इससे ये पड़ा कि धीरे धीरे जो भूमि का निम्नीकरण ह्रास होता जा रहा है और भूमि क्या होती जा रही है, पथरीली होती जा रही है, कंक वो बंजर होती जा रही है। तो हमें क्या करना होगा, रासायनिक कीटनाशक व जो उर्वरक खाद है उनका संतुलित उपयोग करना पड़ेगा, उन पर नियंत्रण स्थापित करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अतिचारण पर रोक, अतिचारण पर रोक, यानी क्या होगा कि जो चारागाह है वो अधिक मात्रा में है, तो उन पर भी हमें नियंत्रण स्थापित करना पड़ेगा और उस भूमि को भी हमें काम में लेना पड़ेगा। तो प्रश्न देखिए क्या आता है अपने पास, प्रश्न आता है भूमि संसाधन संरक्षण के उपाय बताइए, यानी भूमि का किस तरह से हम संरक्षण कर सकते हैं। तो हम इसको प्रश्न बनाते हैं, भूमि संसाधन संरक्षण के उपाय बताइए। तो ये इसके क्या आ जाएंगे, उपाय आ जाएंगे। तो ये सारे उपाय किसके हैं, भूमि संसाधन के ह्रास को रोकने के उपाय है, और इसके साथ साथ भूमि का संरक्षण। पांचवा अपन क्या पॉइंट दे देंगे, ये भूमि का संरक्षण करना चाहिए, भूमि का संरक्षण करना चाहिए। तो इस तरह से अपने पास जितने भी उपाय आ रहे हैं पांचों, ये हमें अपनी नोटबुक में करना है, और इसके साथ साथ ये प्रश्न अपनी नोटबुक में करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इसके आने की संभावना ज्यादा है। तो यहाँ अब अपना भूमि संसाधन वाला जो बिंदु था वो कंप्लीट होता है, और इसका जो अगला बिंदु है वो है मृदा, यानी मिट्टी। वैसे तो ये मृदा वाला जो था वो पीछे राजस्थान बोर्ड में भी सिलेबस में था, परंतु अब आपके थोड़े से बिंदु एक्स्ट्रा जुड़ गए हैं, तो वो सारे ही अपने को करने हैं। तो अगला जो बिंदु है वो है मृदा। मृदा का मतलब क्या होता है, मिट्टी। और मिट्टी किसे कहते हैं, मृदा किसे कहते हैं, देखिए पृथ्वी की पृष्ठ पर, पृथ्वी के पृष्ठ पर, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के, दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा, पतली परत मृदा कहलाती है, पतली परत मृदा कहलाती है। तो ये देखिए ये मृदा है। जैसे अपन लोग जानते हैं मृदा किसे कहते हैं, अपने ये जो भूमि की ऊपरी परत है, भूपृष्ठ की ऊपरी परत है, तो देखिए ये मान लीजिए पृथ्वी है, इसकी जो ऊपरी परत है उस पर हमने दानेदार इस तरह से कणों की एक पतली परत, ये आवरण दिखाई देते हैं। वैसे तो सब जानते हैं आप, मिट्टी किसे कहते हैं, रेत किसे कहते हैं। तो ये जो क्या कहलाती है, ये भूपृष्ठ की ऊपरी परत, और उसके ऊपर ये पतली दानेदार जो कण है, ये कौन से कण है, ये दानेदार कण है, ये दानेदार कण है। और इन दानेदार कणों की जो ऊपरी परत है वो क्या कहलाती है, वो मृदा कहलाती है। तो देखिए आपको ये डेफिनेशन करनी है कि मृदा किसे कहते हैं। तो ये यहाँ पर पृथ्वी शब्द लिखा हुआ है, अच्छे से देखना आपको, ये पृथ्वी शब्द है। तो ये आपको अपनी नोटबुक में इसकी परिभाषा करनी है। अब अगला जो बिंदु आता है वो देखिए क्या आता है कि जो मृदा निर्माण है, मृदा निर्माण है वो किस तरह से होता है, यानी जो मिट्टी का निर्माण है वो किस तरह से होता है, किस तरह से मृदा निर्माण, अपन जो ऊपर वाली जो मिट्टी की परत देखते हैं वो किस तरह से बनती है। तो देखिए मैं थोड़ी सी आपको शब्द एक जानकारी देती हूँ बहुत महत्वपूर्ण, कि केवल 1 सेंटीमीटर, केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में
मृदा को बनने में कितने वर्ष लग जाते हैं? सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। केवल 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में क्या होता है, कितने वर्ष लग जाते हैं? सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो ये मिट्टी निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही धीमी होती है। जो मिट्टी के निर्माण में आवश्यक तत्व है वो तो मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन जो मिट्टी के बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी होती है और इसमें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर मिट्टी का निर्माण होने में। तो देखिए, ये मृदा भी प्राकृतिक संसाधन है और वर्तमान में क्या हो रहा है, इसका भी दुरुपयोग किया जा रहा है। तो कितने वर्षों के बाद में हमें ये प्राप्त होती है और हम भी इसका क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। अब अपने पास आता है एक मृदा जो निर्माण के जो कारक होते हैं वो आते हैं। तो देखिए, बीच में तो अपने को क्या कर लेनी है, जैसे मिट्टी है ये बनती है तो मृदा, तो ये चार्ट आ रहा है मृदा निर्माण के कारक का। तो पहले अगर हम बात करते हैं तो इसमें आती है जनकशैल, जनकशैल यानी चट्टाने। इसके बाद में अगर हम इसमें बात करते हैं, ये रो हम इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आती है उच्चावच, इसमें आती है उच्चावच। उसके बाद में तो हम करते हैं कि वनस्पति जात, प्राणी जात। तीसरे हम इसकी बात करते हैं तो वनस्पति व प्राणी जात इसकी मात्रा को प्रभावित करते हैं। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो वो आता है क्या, समय। और इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो वो आता है जलवायु। और इस जलवायु में क्या क्या आ जाता है, तापमान आ जाता है, इसमें वर्षा आ जाती है, सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इसमें अपक्षय की घटना वो आ जाती है, इसमें ह्यूमस निर्माण की मात्रा आ जाती है, ह्यूमस निर्माण। ये सारी जो गतिविधियां संचालित होती है ये सब किसको प्रभावित करते हैं, ये मिट्टी के जो निर्माण है इसको प्रभावित करते हैं। ये सभी मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जनकशैल की हम बात करते हैं तो चट्टाने टूटती है। उच्चावच की हम बात करते हैं तो जो समुद्र के आसपास की जो भूमि है उसको हम कहते हैं। वनस्पति जात व प्राणी जात भी इसमें क्या करते हैं, सहयोग करते हैं मिट्टी के निर्माण में। और समय तो महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि हमने अभी ये देखा था कि सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो ये सैकड़ों वर्ष क्या है, ये समय ही है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि ये जो सारे कारक हैं ये कोई 1 सेंटीमीटर जो मिट्टी बनती है उसको सब प्रभावित करने वाले कारक है। तो देखिए, क्वेश्चन के रूप में ये किस तरह से आता है, ये पूछा जाता है कि जो मिट्टी निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक या एक जो मिट्टी बनती है उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न आपको पूछा जाता है। आवश्यकता नहीं होती है इसमें कि आप ये चार्ट बनाकर ही इस प्रश्न को, इस उत्तर को पूरा करें। आप अपने हिसाब से इनको 1 2 3 ऐसे पॉइंट्स भी हम लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, मिट्टी निर्माण। अब देखिए, गृह कार्य के रूप में आपको क्या करना है। तो गृह कार्य के रूप में आपको 2 प्रश्न करने हैं जो मैंने अभी आपको करवाए हैं। पहला गृह कार्य के रूप में है आपका प्रश्न, गृह कार्य भूमि संसाधन संरक्षण के उपाय बताइए, उपाय बताइए। और जो दूसरा है वो क्या है, मृदा किसे कहते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, मृदा किसे कहते। ये जो 2 प्रश्न करने हैं आपको,
आपके ये दोनों ही उत्तर आ गए हैं और दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अभी जो ये मृदा निर्माण वाला मैंने आपको बताया है, ये अभी आपको नहीं करना है, क्योंकि इसकी आगे की जो प्रक्रिया है, इसकी जो भाषा है, वो आगे आने वाले वीडियोज में मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू।